हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय की वर्कबुक 2024 के कार्यपत्रक 17, कार्यपत्रक 18 और कार्यपत्रक 19 को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपके अध्याय 4 परमाणु की संरचना से संबंधित है। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 16 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि परमाणु के तीनों कणों व उनके खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन महोदय ने। फिर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। वही न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी ये कैसा होता है? ये आपका उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यदि मैं उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो उसका सूत्र है 2n²। क्या है? 2n²। जहां पर n क्या है? n आपके कक्ष की संख्या है। यदि पहला कक्ष है तो n बराबर 1 लेंगे, यदि दूसरा कक्ष है तो n बराबर 2 लेंगे, तीसरा कक्ष है तो n बराबर 3, चौथा कक्ष है तो n बराबर 4। इस तरह यहाँ पर n किसको बता रहा है? कक्षा की संख्या को बता रहा है। जैसे पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, जब n की जगह 1 रख देंगे तो पहले कक्ष के अंदर जब n बराबर 1 होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। जब n बराबर 2 होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 होगी। जब n बराबर 3 होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 होगी। ठीक है, इस तरह हम किसी भी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो सबसे अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 8। कितनी हो सकती है? 8। इसीलिए हम बाहरी कोष को क्या बोलते हैं? अष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टक, क्योंकि बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आगे देखो, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ऑक्सीजन, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, सोडियम का 11 और एल्यूमिनियम का 13। तो सोडियम के ऑक्सीजन के पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पांचवा है, दिए गए चित्र में परमाणुओं की संयोजकता बताइए। तो संयोजकता क्या होता है कि किसी भी परमाणु को अपना जो बाहरी कोष है, उस बाहरी कोष अष्टक को पूर्ण करने के लिए वह जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही कहलाती है उसकी संयोजकता। किसी भी परमाणु को अपना बाहरी कोष पूरा करने के लिए जितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे ये वाला पहला चित्र आप देखोगे तो इसके बाहरी कोष में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या देगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और इसकी संयोजकता कितनी होगी? +1 होगी, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये वाला कोष या कक्ष इसका समाप्त हो जाएगा, फिर बचेगा ये वाला कक्ष, के कक्ष, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। दूसरा देखो, दूसरे वाले चित्र के अंदर बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4 और 5। बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसे 8 पूरे करने हैं, यदि इसे 8 पूरे करने हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों को। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? -3 होगी। फिर तीसरा चित्र है, इसमें बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी अष्टक कैसा है? अष्टक पूर्ण है। और अष्टक यदि पहले से पूर्ण है तो इसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0।
और जिन तत्वों या परमाणुओं के बाहरी कोश पूर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैस अथवा निष्कर्ष गैस। अक्रिय गैस कह लो या निष्क्रिय गैस कह लो या नोबल गैस कह लो। जिन तत्वों या परमाणुओं का बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, असक्रिय होते हैं। इस वजह से इन्हें अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस अथवा नोबल गैस कहा जाता है, जिसमें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन ये सारे क्या है, अक्रिय गैस है। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 18। परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होती है। तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो उस परमाणु में मौजूद जो प्रोटॉन की संख्या है, उस परमाणु के नाभिक में मौजूद जो प्रोटॉन की संख्या है उसके बराबर होती है उसकी परमाणु संख्या। दूसरा है जेड संकेत किसको दर्शाता है। तो जेड बताता है परमाणु क्रमांक को, और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तीसरा है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो कुल योग है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो कुल योग है वो उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चौथा है तत्व, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का एक सूत्र लिखिए। तो देखो तत्व का प्रतीक यहां पर बीच में लिखते हैं, परमाणु संख्या उसके नीचे वाले भाग में और द्रव्यमान संख्या उसके ऊपर वाले भाग में। जैसे यहां पर मैंने लिखा है C612, यानी C किसको बता रहा है, कार्बन, जो कि तत्व का प्रतीक है। यहां पर 6 क्या है, 6 उसकी परमाणु संख्या है। क्या क्या है, 6 परमाणु संख्या है, और 12 क्या है, 12 उसकी द्रव्यमान संख्या है। 12 क्या है, 12 उसकी द्रव्यमान संख्या है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का मान लिखिए। देखो दिया हुआ है सीधा सा 8O16, यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 16 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है, वो भी 1 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 17 है और परमाणु द्रव्यमान 35.5 इकाई है। तो ये आपको बताना था। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 19। पहला प्रश्न है कि कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 जो कि कोबाल्ट का एक समस्थानिक है, उसका उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। दूसरा है समस्थानिक और समभारिक में तुलनात्मक अंतर बताइए। इसमें समस्थानिक और समभारिक में आपको तुलनात्मक अंतर बताना है। तो हमने एक भाग में लिखा है समस्थानिक, दूसरे भाग में लिखा है समभारिक। देखो समस्थानिक एक ही तत्वों के परमाणु होते हैं, वही समभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है समस्थानिक यानी स्थान समान है, मतलब उनके परमाणु क्रमांक समान है, और यहाँ पर समभारिक यानी भार समान है, द्रव्यमान संख्या समान है। परमाणु क्रमांक हो सकता है अलग अलग, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या आपस में सबकी समान है। देखो समस्थानिक की दूसरी विशेषता कि यहाँ पर सभी के जो परमाणु क्रमांक है वो कैसे होते हैं, समान, लेकिन समभारक में परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वही समभारिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। फिर समस्थानिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है क्योंकि परमाणु की संख्या समान है, वही समभारिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, भिन्न भिन्न, क्योंकि परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। तीसरा है निम्नलिखित समस्थानिकों का उनके उपयोग से मिलान कीजिए। पहला है आयोडीन। आयोडीन का उपचार घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट का उपचार जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। चौथा है किसी परमाणु का कुल आवेश कितना होता है। तो किसी परमाणु का जो कुल परिणामी आवेश होता है वो सदैव और सदैव शून्य होता है। कारण क्या है कि आपके किसी भी परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश हैं उसके परिमाण की मात्रा आपस में समान होती है। इस वजह से एक परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 17, 18 और 19
तीनों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है, तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।